हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आर वीडियो। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आई होप आप सब ने अभी तक पढ़ लिया होगा। इफ़ यू आर इन नाइन्थ क्लास और इन 10th क्लास तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मोल कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, तो मोल कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ईजीएस्ट वे में बताएंगे मोल कॉन्सेप्ट। अभी तक आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा बहुत हार्ड तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत सिंपल और बहुत सारी ईजी चीज़ें बताएंगे। फटाफट से पूरा पढ़ लेते हैं हम, बहुत शॉर्ट ट्रिक में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आज ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 3 इन 9th क्लास और 10th क्लास में भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो बेसिक है वो पढ़ाया जाता है। तो आप लोग 10th क्लास में हैं चाहे 11th क्लास में, आप लोग भी ध्यान से ये वीडियोज़ देख लेना। देखते हैं अब एटम क्या होता है भाई। द स्मॉलेस्ट एंड टाइनीस्ट यूनिट इज कॉल्ड एटम। मैटर की मैटर जो होता है ना, मैटर क्या होता है, कोई भी एलिमेंट इस संसार में कोई भी एलिमेंट हो, उस मैटर की स्मॉलेस्ट या और टाइनीस्ट जो पार्टिकल है ना दैट इज़ कॉल्ड एटम। ठीक है, वो क्या चीज़ है, वो है एटम। इसको मैं एक है ना फिगर से बताता हूँ आपको, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, दिस इज़ कॉल्ड एन एटम। ठीक है ना, ये एक एटम है और इसमें ध्यान से समझना, इसमें होता क्या क्या चीज़ है। इसमें आपकी होती है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और ये जो पार्टिकल, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ना, दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ध्यान से देखो इस फिगर को, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और आपका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये चीज़ समझने वाली है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रोटेट और रिवॉल्व कर रहे होते हैं आउटर ऑफ न्यूक्लियस। जैसे आपका जो सन है ना, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं प्लैनेट्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं न्यूक्लियस के बाहर, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इतना समझ में आता है। ये होता है एक एटम किसी भी एलिमेंट का, चाहे वो सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, एल्युमिनियम हो, आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, कोई सा भी एलिमेंट हो, वो आपका हर का एटम होता है। हर किसी में एटम होते हैं, नंबर ऑफ एटम होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चल। तो ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो सबको समझ में आ गया कि एटम क्या होता है ना। एटम सबको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूल्स पे। तो मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल क्या है। अ मॉलिक्यूल is in general group of two or more atom that are chemically bounded together, that is tightly held together by attractive forces। अब कहने का मतलब ये है, जब एक ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम, मतलब दो या दो से ज़्यादा एटम मिलते हैं। जैसे मान लो आपको बोला गया है दो या दो से ज़्यादा एटम, मतलब हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम मिलके क्या बनाते हैं, H2O। ठीक है ना, मतलब इधर दो एटम ऑफ किसके हो गए, हाइड्रोजन का, और इधर कोई नंबर नहीं दे रखा, मतलब एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मिलके वाटर बना रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है। एटम मिलके, हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड योर मॉलिक्यूल। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया। इतना ईजी तरीके से मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी किसी भी चैनल पे आपको मिल पाएगी स्टडीज़। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे और मॉलिक्यूल के बारे में क्या है। मॉलिक्यूल इज ऑल्सो डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट or a compound that is capable of an element or compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of substance। कहने का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल एक एलिमेंट और कंपाउंड है। मॉलिक्यूल को ही हमने एलिमेंट और कंपाउंड माना है। मैं कहीं पे भी एलिमेंट की बात करूं तो मैं एलिमेंट बोल रहा हूं या कंपाउंड बोल रहा हूं। आज कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि सर कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। सारी चीज़ें एक ही होती है, एलिमेंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल। ये चीज़ ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। एटम दो या दो से ज़्यादा मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है ना, और मॉलिक्यूल क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, समझ में आ रहा है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है ना, और ये क्या करते हैं, ये केपेबल होते हैं और ये इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस शोज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस। ये शो करते हैं, एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। इतना सबको समझ में आ गया मॉलिक्यूल के बारे में। यस सर, समझ में आ गया कैसे एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये भी सबको समझ में आ गया। वेरी गुड, अगर ये सब समझ में आ गया तो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, और बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है। व्हाट आर द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ना, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज़ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, एंड लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो ये दोनों चीज़ें पढ़ने वाली है, और ये क्या क्या होती है वो हम बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये जो आज की क्लास होने वाली है ना, इसमें आपको क्वेश्चन सारे मिलेंगे। मतलब आज की क्लास लेने के बाद आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आने वाली, ना तो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में, ना आपको और किसी चीज़ के क्वेश्चन में, मतलब मॉलिक्यूलर मास के क्वेश्चन में या एटॉमिक मास के क्वेश्चन में, किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसमें क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं, वैलेंसीज़ हैं, सारी चीज़ें सब कवर हो जाएगा। बस ये एक वीडियो देख लो और सबका भला हो जाएगा एक वीडियो से। जितनी ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतनी ज़्यादा शेयर करो, 9th क्लास के बच्चों के साथ, 10th क्लास के बच्चों के साथ। इज़ इट ओके? चलो ठीक है, देखते हैं अब क्या है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है सबसे पहले तो देख लेते हैं। देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जो मास है ना, ध्यान से समझना, मास कभी भी ना तो बन सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है दैट मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की क्या डेफिनेशन हो गई? मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। सिंपल, खत्म हो गया। मास ना तो बन सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। दैट इज कॉल्ड योर मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबको समझ में आ गया? लाइक कर दो भाई फटाफट से वीडियो, ठीक है ना। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि आपके जो कंपाउंड है ना, सेम एलिमेंट इन सेम प्रोपोर्शन। कंपाउंड, एक कंपाउंड को बोलूँ या एक एलिमेंट को बोलूँ, तो उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे। जैसे मान लो मैं अगर बात करूँ सॉल्ट की और वाटर की, तो मैंने एक गिलास में तो सॉल्ट ले लिया, मतलब एक गिलास में वाटर ले लिया लेट से, और मैंने सॉल्ट ले लिया। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम मिला देते हैं सॉल्ट और वाटर को, तो मिक्स हो जाता है। लेकिन जैसे मान लो मैंने सॉल्यूशन तो ले लिया वाटर, और इधर मैंने एक ले लिया सॉल्ट, और इधर ले लिया मैंने शुगर, ठीक है भाई, इधर मैंने शुगर ले लिया। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि मेरे को जितना सॉल्ट मिलाना है उतना ही मैं शुगर मिलाऊंगा। दैट इज़ कॉल्ड लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर मेरे को एक सब्सटेंस या एक एलिमेंट या एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल बनाना है, सारी चीज़ एक ही होती है, तो अगर वो मेरे को बनाना है तो मैं सॉल्ट और शुगर को सेम अमाउंट में लूँगा। दैट इज़ कॉल्ड योर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आई होप सबको ये दोनों लॉज क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए तो प्लीज़ रिवाइंड करके वीडियो वापस से देख लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, जॉन डाल्टन कौन था? 1766 में इंग्लैंड में एक साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जो कि बॉर्न हुआ था, गरीब परिवार में हुआ था, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीज़ें हमें बुक में ज्ञान जो होता है मिल जाता है, लेकिन जो असली ज्ञान है जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये पढ़ लेते हैं हम क्या कह रहा है। इसमें इसने बताया ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम विच इज़ पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। सीधी सी बात है भाई, मैटर का मैंने बताया था सबसे टाइनीस्ट पार्टिकल क्या होता है, दैट इज़ एटम, और वो मैटर उससे ही मिलके बना है, ठीक है ना, पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। सिंपल। पहली एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, पहला उसने ये चीज़ बोला था कि जो मैटर है वो टाइनीस्ट पार्टिकल से बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एटम, और वो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। दूसरा पॉइंट उसने बताया था, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वही मास वाला फंडा है, ना तो एटम बन सकता है ना ही डिस्ट्रॉय कोई कर सकता है उसे। इतना सबको समझ में आ जाता है। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। मतलब अगर मैं बात करूँ एक एटम की सेम एलिमेंट, मतलब मैं बात करूँ सोडियम के एटम की, तो सोडियम के जितने भी नंबर ऑफ़ एटम होंगे ना, सबका आइडेंटिकल मास होगा और सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सिमिलर होगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है सारे बच्चों को। ये चीज़ ध्यान रख ली ना आप लोगों ने, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। डाल्टन भैया ने क्या एटॉमिक थ्योरी दी थी, आज वो हम पढ़ रहे हैं और आज हमारे सब कुछ समझ में आ रहा है। तो आ रहा है तो लाइक कर दो भाई वीडियो को, फालतू में क्यों शर्माना, ठीक है ना।
लाइक करके ज़रूर जाना। और एक लास्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रोपोर्शन। जस्ट थर्ड वाले पॉइंट का उल्टा हो गया, बट डिफरेंट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सोडियम की बात कर रहा हूँ और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, तो डिफरेंट एलिमेंट हैं, डिफरेंट एटम होंगे इनके, तो इनके एटम का मासेज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। भाई सीधी सी बात है, डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो डिफरेंट इनकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। सिमिलर एलिमेंट होगा तो सिमिलर एलिमेंट के सिमिलर एटम की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। सीधी सी बात है, इतनी जल्दी से हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ ली है। किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना। और मैं आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान भटका के बता दूं कि दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ कोणार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। अगर आपको चैनल और वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। बेल बना हुआ है एक घंटी का निशान, पता नहीं मुझसे सही बना होगा कि नहीं बना होगा, उसको दबा दो जितना जल्दी दबा सकते हो, क्योंकि आपको सारी नोटिफिकेशन वीडियोस की फटाफट से मिल जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। फटाफट से वापस से वीडियो की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। और अभी तक सब्सक्राइब शायद आप लोगों ने कर भी दिया होगा। चलो अब फटाफट से इंटरेस्टिंग और बनाते हैं और वैलेंसीज़ की तरफ चलते हैं, वैलेंसीज़ और दूसरे टॉपिक्स की तरफ। हाँ भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है अब आप लोगों के सामने। ये मैंने 20 एलिमेंट्स लिख दिए जो कि आपकी पीरियोडिक टेबल में हैं, सारे एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन हमको याद करने 20 तक ही। और ये 20 तक ही याद रखना मेरी बात, 12th क्लास तक आपके सिर्फ ये 20 तक के ही एलिमेंट काम आते हैं, मोस्टली 20 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। तो 20 तक के एलिमेंट तो सारे बच्चों को, इफ़ यू आर इन 9th 10th 11th और 12th, तो ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सबके कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी ईजिली सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है ना। इससे पहले एक बार पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं हम। ये आ गई आपकी पीरियोडिक टेबल। अब आप लोग सोच रहे होंगे वो एलिमेंट्स हमने कहाँ से लिखे, वो एलिमेंट्स हमने यहाँ से लिखे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 20th नंबर पे आ गया, 1 2 3 4 ऐसे लेके 20th नंबर तक आ गए हैं ये सारे एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये 20th एलिमेंट हमने अपनी कॉपी में लिखने हैं सारे बच्चों को, और इनकी पोजीशनिंग सबको याद होनी चाहिए, 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ये पोजीशनिंग सबको अच्छे से याद हो गई ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो, कभी भी चक्कर नहीं खाओगे। मेरे को हमेशा याद रखोगे, कुणाल सर ने कराया था, इस तरीके से कराया था कि हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो एक ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ 20 तक के एलिमेंट याद कर लो इनकी पोजीशनिंग के साथ, कि हाइड्रोजन आता है 1st नंबर पे, हीलियम आता है 2nd नंबर पे, लिथियम 3rd नंबर पे, बेरिलियम 4th नंबर पे, ऐसे सबको याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं वापस से कॉन्सेप्ट की तरफ। ये रही वो आपकी टेबल, इसको मैंने इजी मेथड में बना दिया है सारे एलिमेंट्स को, ठीक है ना, 20 एलिमेंट्स को, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और इस तरीके से, जिस तरीके से मेरे को याद है, इस तरीके से आपको 20 तक के एलिमेंट्स याद होने चाहिए, ठीक है ना। ये सबको याद हो गए। अब ये याद करने के बाद हमें क्या करना है फर्दर, अब देखते हैं। अब होगा जादू। देखो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अब तुम्हें जादू समझ में आएगा कि मेन पर्पस क्या था सर को इसको लर्न कराने का। अब देखो, एटॉमिक मास हमें बताना, तो एटॉमिक मास का एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक स्टार लगा लेना हाइड्रोजन पे और एक स्टार लगा लेना क्लोरीन पे। ये केमिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये दीज टू आर द एक्सेप्शंस। 20 एलिमेंट्स में और भी 2-3 होते हैं, वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन और क्लोरीन होते हैं एक्सेप्शन। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम बाकी एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। एटॉमिक मासेस में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर एटॉमिक मास याद ही नहीं होते, कैसे याद करें एटॉमिक मास। तुम लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ, बस वो पढ़ना, उसके अलावा और कुछ भी मत पढ़ना, सीरियसली कह रहा हूँ। और एक सोडियम के ऊपर भी आप लोग वो लगा देंगे, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। सोडियम भी एक्सेप्शन होता है, ठीक है ना। अब वो हमें कैसे याद करना है वो देख लो। एटॉमिक मास निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आपको अगर पोजीशनिंग याद है ना एलिमेंट की, जो मैंने अभी बताया, उनका जस्ट डबल कर दो, जस्ट उनका डबल कर दो, और जो मैंने एक्सेप्शन मार्क कराए हैं उनमें +1 कर दो, ठीक है। कहने का मतलब ये है, सारे एलिमेंट्स में की पोजीशनिंग में, ध्यान से सुनना, सारे एलिमेंट की पोजीशनिंग में जस्ट डबल कर दो
और जो एक्सेप्शन है उनमें डबल तो करना ही है, +1 कर दो, डबल करने के बाद +1 कर दो एक्सेप्शंस में, ठीक है। और जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उसमें जस्ट डबल कर दो। अब निकालते हैं, देखो तुम लोगों के सामने निकालूंगा सारे एलिमेंट की और तुम लोग बोलोगे सर ये तो आपने सही में जादू कर दिया, ऐसा भी हो सकती है कि केमिस्ट्री इतनी सिंपल। अब देखो क्या होता है, हाइड्रोजन एक्सेप्शन था तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर हम डबल करते हैं तो हो जाता है 1 का डबल होता है 2, लेकिन एक्सेप्शन है तो 1 का 1 ही रहेगा, हाइड्रोजन पे मार्क लगा लेना, ठीक है। अब देखो कार्बन, कार्बन कौन से नंबर पे आता है, फटाफट से देखो, कार्बन आता है 6 नंबर पे। इसको मैंने डबल कर दिया तो 6 1 6, 6 2 12, तो इसका एटॉमिक मास आ चुका है आप लोगों के सामने 12। और आप बोलोगे यस सर ये कैसे आ गया, ये देखो 12 आ गया कार्बन का, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आता है ये देख लेते हैं। नाइट्रोजन आता है 7th नंबर पे, 7th का जस्ट डबल, 7 1 7, 7 2 14, तो 14 इसका क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। देख लो, खुद देख लो, जादू हो रहा है तुम लोगों के सामने। अभी तक एटॉमिक मासेस पढ़ने में तुम लोगों को है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन अब देख लो बिल्कुल एटॉमिक मास समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है, ऑक्सीजन आता है आपका 8th नंबर पे आता है ऑक्सीजन, ठीक है ना। अभी तक अगर किसी को पोजिशनिंग याद हो गई होगी तो आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीजन आता है 8th नंबर पे। देख लो ऑक्सीजन 8th नंबर पे ही लिखा हुआ है, ये रहा ऑक्सीजन 8 नंबर पे, इसका जस्ट डबल 16। तो अब देख लेते हैं कि हाँ 16 ही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका जो आपका आंसर होगा, तो इसका जो आंसर है देख लो, ऑक्सीजन का 16 ही आ रहा है, यस सर 16 ही है, ठीक है, समझ में आ गया 16 ही है। सोडियम, अब सोडियम है, मैंने बताया था हाइड्रोजन, सोडियम और क्लोरीन एक्सेप्शन होते हैं। तो अब सोडियम कौन से नंबर पे आता है, सोडियम आता है 11th नंबर पे। देखो चेक कर लेते हैं, सोडियम ये रहा, ठीक है ना, सोडियम आ गया आपका 11th नंबर पे। तो जैसा मैंने आपको बताया 11 का जस्ट डबल कर देंगे तो दैट मीन्स 22, और ये एक्सेप्शन था तो मैंने +1 कर दिया तो ये हो गया 23। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया, देख लो 23 लिखा हुआ है, ठीक है। आप किसी भी बुक से मिला सकते हो, सारी चीज़ें यही होते हैं 23। मैग्नीज 24, अब देख लेते हैं मैग्नीज कौन से नंबर पे आता है। मैग्नीज आता है 12 नंबर पे, 12 का जस्ट डबल कितना होता है, 12 1 12, 12 2 24, और इसका एटॉमिक मास 24 ही होता है। अब बताओ आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इतना सिंपल ट्रिक से बता दिया मैंने आप लोगों को, इतने सिंपल ट्रिक से शायद मेरे को नहीं लगता कोई बता सकता है। कैल्शियम लास्ट में बता देता हूँ, कैल्शियम होता है आपका 20th नंबर पे, 20 का जस्ट डबल 40। क्लोरीन होता है 17th नंबर पे, 17 का जस्ट डबल 34 होता है, 34 +1 कर देंगे तो 35 होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है तो +1 भी हो गया, और इसमें 0.5 इसलिए लग गया क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू 35.5 होती है। आई होप एटॉमिक मासेस सबको क्लियर हो गए होंगे इस शॉर्ट ट्रिक में, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, सीरियसली कह रहा हूँ। समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और कमेंट ज़रूर करना आपको वीडियो अच्छी लगती है या गंदी भी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका फीडबैक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। समझ में आ गया? एटॉमिक मास ख़त्म हो गया। एटॉमिक मास में और था ही क्या, इससे अलावा एटॉमिक मास में कुछ था ही नहीं। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। देखो एटॉमिक मास पढ़ने में सर मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अब मॉलिक्यूलर मास, हम यही मज़ा मॉलिक्यूलर मास पढ़ने में देना चाहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है, जस्ट हमने एटम को कंबाइंड कर दिया तो वो क्या बन गए, आपके मॉलिक्यूलर मास बन गए। ये हाइड्रोजन का एटम हो गया, ये ऑक्सीजन का एटम हो गया, मिलके क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया। तो अब ये मॉलिक्यूल बना दिया, तो अब ये मॉलिक्यूल निकालने का काम हमारा है। शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल देंगे, अभी तक तो शायद इतना सबको समझ में आ ही गया होगा, आप लोग खुद ही निकाल दोगे। हाइड्रोजन सबसे पहले देखो समझते हैं मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन कौन से नंबर पे आता है, हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पे। इतना सबको समझ में आ जाता है। जो भी एटम दे रखा होता है बेस में, ये एटम डिनोट करता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम है, इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 1 × 2। और जो भी दूसरा एलिमेंट दे रखा होता है उसको कर देते हैं प्लस। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन आता है 8th नंबर पे, ठीक है ना, ऑक्सीजन आता है 8th नंबर पे। देख लो ऑक्सीजन है 8th नंबर पे। तो ऑक्सीजन अगर 8th नंबर पे है तो इसका एटॉमिक मास कितना था, 16। तो इसका अगर एटॉमिक मास 16 था
ठीक है ना। तो हम उधर ऑक्सीजन की जगह 16 लिख देंगे। बहुत सिंपल है सर, लिख दिया, हम लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं उधर 16, सिंपली हम ने 16 लिख दिया। तो क्या हो गया, देखो 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 प्लस 16, तो दैट मीन्स 18 इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था, मैंने बताया था एक्सेप्शन होता है तो इसका एटॉमिक मास 1 ही रहता है, और ये एटम कभी भी नीचे होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, दैट मीन्स 2, और प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस होता है तो ये हो गया 16, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है। फॉर्मूला इसका बता देते हैं, पहला एलिमेंट उसका एटम अगर है तो उसका एटम मल्टीप्लाई होता है, प्लस दूसरा एलिमेंट E1 प्लस एटम E का A1, दूसरा एलिमेंट 2 मल्टीप्लिकेशन में उसका एटम सिमिलर, इसको हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट 1 इंटू एटम उसका प्लस एलिमेंट 2 इंटू एटम उसका, ख़त्म हो गई बात। अब इसमें 3 एलिमेंट दे रखे हैं तो इसमें हम बनाते हैं एलिमेंट 1 इंटू एटम उसका प्लस एलिमेंट 2 इंटू एटम उसका प्लस एलिमेंट 3 इंटू एटम उसका। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है इंटू इसका एटम कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 इंटू 1। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आता है 7th नंबर पे, 7 इंटू 2 दैट मीन्स 14 हो गया, तो 14 ये हो गया। इसका एटम कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो इंटू 1। ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है, 8th नंबर पे आता है, ऑक्सीजन 8th इंटू 2 दैट मीन्स 16, तो ऑक्सीजन हो गया आपका 16, एटम कितना दे रखा है 3, तो 16 इंटू 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप लोग बोल सकते हो, कन्फ्यूज़न वैसे तो होनी नहीं चाहिए लेकिन कन्फ्यूज़न है अगर तो बोल सकते हो। तो 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3 कितना होता है, फटाफट अपने कमेंट सेक्शन में भर दो, 48, ठीक है ना, 48 होता है, और 48 प्लस 1 दैट इज़ 49, तो ये हो गया आपका 73। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि बहुत सिंपल आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से बता दिया है। इससे शॉर्ट तरीका मेरे को लगता नहीं है कि कोई और बता पाएगा, ठीक है। एक और कर लेते हैं, CaCl2, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार एलिमेंट CaCl2। तो Ca का क्या होता है, सबसे पहले कैल्शियम कौन से नंबर पे आता है, सर कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, तो 20 इंटू 2 दैट इज़ 40, तो ये कितना है, ये इसका एटॉमिक मास आया, ठीक है ना। एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट कितना है 40, तो हम कर लेते हैं इसको 40 लिख लेते हैं, 40 लिख लिया। एटम कितना है इधर, कुछ भी नहीं है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस क्लोरीन मैंने बताया था आप लोगों को एक्सेप्शन होता है, ये होता है 17 नंबर पे आता है, 17 का डबल दैट इज़ 34, और इसमें हम प्लस 1 करते हैं तो दैट इज़ 35, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 35.5 होती है। क्लोरीन की आपको वैल्यू हमेशा याद रखनी है 35.5, तो ये हम कर देते हैं 35.5 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, क्योंकि एटम इसका 2 दे रखा है। बोलो सबको समझ में आ गया क्या। इधर तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मतलब हमारी गाड़ी बिल्कुल राइट ट्रैक पे है और हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 40 प्लस ये हो गया आपका 40 और इन प्लस 35.5 इंटू 2, तो ये 35.5 इंटू 2 कितना हो गया 71 प्लस 40, तो ये कितना हो गया 111 U, और ये U क्या होती है, यूनिट होती है जब हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है। अब बताओ आप सबको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि सर समझ में आया या नहीं आया। ये 35.5 क्लोरीन की वैल्यू है, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ये एग्जैक्ट वैल्यू है 35.5, ठीक है। वैसे तो एक्सेप्शन होता है क्लोरीन, और ये 35.5 इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, या मैं सही भाषा में बोलूँ तो इसको रटनी पड़ेगी 35.5 सिर्फ क्लोरीन की वैल्यू को। बाकी सारी वैल्यूज़ आप लोगों को फॉर्मूला से जो मैंने बताया उससे याद हो जाएगी, बस क्लोरीन की वैल्यू का याद रखना है आप लोगों को। समझ में आ गया सबको, अगर समझ में आ गया तो अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए,
ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, वैलेंसी और चार्ज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वैलेंसी क्या होती है, चार्ज क्या होता है, ये भी आज आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। देखो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड दे रखा है, सामने हमारे हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन क्लोराइड का वैलेंसी और चार्ज समझना है। वैलेंसी क्या होती है, पहले तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। और चार्ज क्या होता है, क्योंकि भाई जितना एक एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया या एक्सेप्ट किया, दैट इज कॉल्ड इट्स चार्ज आ जाता है। आउटर मोस्ट शेल में होता है इलेक्ट्रॉन, तो वो उसका चार्ज आ जाता है। तो वो हम समझ लेते हैं कैसे होता है, वो देख लो आप लोग। जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक पोजीशन होती है, फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन होता है 17th पोजीशन पे, ठीक है ना। इससे पहले अगर हम आपको एक कॉन्सेप्ट और बताएं, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट ज़रूर बताना पड़ेगा आप लोगों को, दैट इज़ आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझिए आप लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जैसे आपका हाइड्रोजन है, जैसे मैंने आपको एटम बताया था ना, तो एटम बनाना सीखो। ये हाइड्रोजन है, इसके पास फर्स्ट पोजीशन है, तो मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तुम्हारी आधा तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा, आधे से ज़्यादा ही मिल जाएगा। हीलियम है, हीलियम के पास दो सेकंड पोजीशन है, तो मतलब हीलियम हो गया, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेकंड पोजीशन है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लिथियम है, लिथियम के पास थर्ड पोजीशन है, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये कौन कैसे लिख दूंगा मैं लिथियम को, Li, और इसके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है पहले शेल में तो आएगा आपका के शेल में, के शेल फर्स्ट शेल, उसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। एम शेल में आएंगे आपके 16 इलेक्ट्रॉन। एन शेल में आएंगे आपके 32 इलेक्ट्रॉन। अब सर ये जो आपने कॉन्सेप्ट बताया, ये तो बिल्कुल अलग ही बता दिया, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है अलग अलग शेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिए, हमने पुट कर दिए। तो अलग अलग शेल का मतलब है ये एक एटम है, ये एक एटम का शेल है, फिर दूसरा शेल है, फिर उसके बाद का शेल है, फिर उसके बाद का शेल है। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका के शेल, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है ना। ये एल, एम और ये एन शेल, इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपके 32 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये इस तरीके से रिवॉल्व होते रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ। इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो हम बात करते हैं, एक एक बताना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हम नाइट्रोजन का बता देते हैं। हम नाइट्रोजन कैसे होता है, ये आ गया एन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में, और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 कैसे डिवाइड होंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और 7 में से 2 चले गए तो कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो फिर दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। उसके बाद नियॉन की अगर मैं बात करूं तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो नियॉन एक नोबल गैस होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में आ गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे 8, दूसरे शेल में आ गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। समझ में आ गया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नोबल गैस है, नॉन रिएक्टिव है, किसी से रिएक्ट नहीं होगी। उसके बाद मैं बात करूं तो क्लोरीन के बारे में बात करते हैं। क्लोरीन के बारे में इसका कैसे ऑक्टेट बनेगा, क्लोरीन का बनेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में आ गए, सबसे पहले शेल में 2, 17 में से 2 गए, कितने बचे आपके 15। अब दूसरे शेल में कितने आते हैं, 8 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तीसरे शेल में कितने आते हैं, तीसरे शेल में आते हैं आप लोगों के 16, लेकिन हमारे पास बचे कितने, 8 और 2 10, अब हमारे पास 7 ही बचे, तो हम सिर्फ 7 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ख़त्म हो गया। समझ में आ गया क्लोरीन का। ऐसे में बात करता हूँ पोटेशियम के बारे में। तो पोटेशियम का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इधर आ गया, पहले शेल में 19 है, पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ गए। फिर जो तीसरा शेल है, तीसरे शेल में कितने बचे, 8 और 2 10 हो गए। अब 9 बचे, तो आने तो 16 चाहिए, लेकिन अब 9 ही बचे तो 9 इसमें डाल देंगे, 1 2 3 4। अब जो बच्चे सोच रहे हैं ना 9 डाल देंगे, वो बिल्कुल गलत है ना। अब सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, 9 नहीं डाल सकते, थर्ड शेल में तो 2 के बाद 8 के बाद 16 आ सकता है, तो हम 9 क्यों नहीं डाल सकते।
अब मैं बताता हूँ 9 क्यों नहीं डाल सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस हम 8 ही डाल सकते हैं। हम एक नया शेल बनाएंगे और उस नए शेल में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, क्योंकि रीज़न, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर ही होता, ये 9 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो वो बहुत हार्ड हो जाता। इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में निकाल दिया और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो हो गया 2 8 8 1। बोलो समझ में आया क्या? ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और फिर उसके बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। एक लास्ट एग्जांपल और बता देते हैं, जैसे आपका कैल्शियम का बता देते हैं, है ना। कैल्शियम में होते हैं 20, तो 20 कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं हम। 20 देखो, आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इधर बना देते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में आ गया, फिर एक शेल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एक शेल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, फिर एक शेल इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, फिर एक शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ऐसा इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन फिर 8 इलेक्ट्रॉन फिर 8 की जगह अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते ना तो 10 डोनेट करना इज़ ईजी या 2 डोनेट करना इज़ ईजी। ऑब्वियसली 2 डोनेट करना इज़ ईजी, इसलिए उसने 2 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में निकाल दिया और इधर उसने 8 इलेक्ट्रॉन रख दिए। उसकी मर्ज़ी थी, उसने खुद से कर दिया। 2 8 2 8 8 2 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सबको इस तरीके से ही याद करने की ज़रूरत है। सारे एलिमेंट्स का सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक का याद कर लो, उसके अलावा और कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ये याद करने के बाद आपको सारी चीज़ें इजी लगने लग जाएगी। अब आपका देखो, ये भी आपको इजी लगने लग जाएगी, सिंबल और चार्ज। इसने क्या बोला है, हाइड्रोजन क्लोराइड का हमें बनाना है। हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई 1, क्लोरीन की हो गई 1। कैसे हो गई? क्लोरीन आता है 17th नंबर पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 8 8 तो आएगा ही नहीं, सिर्फ 7 ही आएगा ना क्योंकि 17 है, तो ये हो गया 2 8 7। ठीक है, 2 8 7 हो गया, तो ये एक क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए एक्सेप्ट कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1 चार्ज आ जाएगा। और हाइड्रोजन का पोजीशन कितनी है? 1 है, तो इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर देगा तो इसके पास +1 चार्ज आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका HCl। HCl बन जाएगा HCl, 1 1 चार्ज हो गया। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा और ये ही इनकी वैलेंसीज़ होती है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड के बारे में हमें पढ़ना है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है आपका। अब देखो, एल्युमिनियम ऑक्साइड में सबसे पहले हम देख लेते हैं एल्युमिनियम कौन से नंबर पे आता है और आपका ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है। ऑक्सीजन आता है आपका 8 नंबर पे, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,6। ठीक है, तो ये क्या कर लेगा? 2 एक्सेप्ट करेगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और एल्युमिनियम कौन से नंबर पे आता है? 13 नंबर पे, ये आपको याद होना चाहिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 3, तो ये 3 डोनेट कर देगा। देखो 1 2 3 अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में तो वो डोनेट कर देते हैं, अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं 8 बनाने के लिए। ठीक है ना। और अगर किसी के पास 4 है वो डोनेट भी कर सकता है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना है, रूल होता है। ठीक है, तो ये इसके पास 3 थे, ये डोनेट कर देगा 3, डोनेट कर देगा अगर 3, तो ये एल्युमिनियम का आ गया 3+, डोनेट कर देगा 3+ हो जाएगा। ऑक्सीजन का आ गया 2- क्योंकि ये एक्सेप्ट कर लेगा 2-, ये एल्युमिनियम के पास चले जाएगा, ये ऑक्सीजन के पास चले जाएगा, तो क्या हो गया? Al2O3। इनके चार्ज एक्सचेंज हो गए दोनों के साथ, तो ये हो गया Al2O3। आई होप सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर कॉन्सेप्ट सीरियसली समझ में आया ना तो लाइक कर दो इस वीडियो को। ठीक है ना, लाइक कर दो फटाफट से इस वीडियो को। और अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसका ज़्यादा बोर नहीं करेंगे आप लोगों को। लास्ट टॉपिक दैट इज़
मोल कॉन्सेप्ट आपकी बुक में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल्स टू दिस, ये एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको। आपको 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन और 12 ग्राम ऑफ सी एटम, ये बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम को, ठीक है। और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन या 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। और 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, या तो वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, उसको हम ये बोल सकते हैं, उसको हम ये भी बोल सकते हैं रिलेटिव मास, ठीक है ना। और हम लास्ट में बोलते हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को हम 6.022 इंटू ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम ये भी बोल सकते हैं। सर अब जो भी आपने पढ़ा ना समझ में नहीं आया, सीधी सी बात है, नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो तुम्हें इजी तरीका बताएंगे, बस ये 4 फॉर्मूले कर लो, कोई सा भी क्वेश्चन तुम लोग मेरे सामने निकाल दोगे। सीरियसली कह रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, number of moles is equals to given number of particles upon Avogadro number of atoms is equals to given mass upon molar mass into Avogadro number of molecules is equals to given mass upon molar mass into Avogadro number। सीरियसली कह रहा हूँ, ये 4 फॉर्मूले पढ़ लेना, रट लेना, जो भी करना है कर लेना, इससे तुम कैसा भी क्वेश्चन निकाल लोगे, कोई सा भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, सिर्फ इस 4 फार्मूला से निकाल लोगे। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये 4 फार्मूलेज याद कर लो और सारे क्वेश्चन फोड़ दोगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट का, उसके बाद छुट्टी तुम लोगों की, और उसके बाद तुम कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को बता देते हैं अच्छे से। अब देखो, मेरी तरीके से शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसने बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स 52 ग्राम्स ऑफ He, हीलियम दे रखा है आपको 52 ग्राम्स, मतलब ये क्या है, ये आपको गिवन मास है, लिख लो 52 ग्राम क्या है, गिवन मास, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये है ना फॉर्मूला ही, तो पहला ही फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स का। तो हमें गिवन मास तो दे रखा है, वो था आपका 52, और मोलर मास निकालना है। मोलर मास कैसे निकालते हैं, ये मोलर मास का क्या मतलब हो गया, ये वही हो गया मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास। तो He का एटॉमिक मास या मोलर मास मैं बोलूँ तो क्या, He का क्या होता है, हीलियम का, हीलियम आता है सेकंड नंबर पे, तो इसका हो गया आपका 4, सेकंड का जस्ट डबल, दैट इज़ 2 × 2 4 हो गया, तो ये हो गया इसका मोलर मास 4 ग्राम। इतना सबको समझ में आ गया। देखो बहुत सिंपल है, अगर तुम लोग समझ के करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये हो गया गिवन मास, ये निकाल लिया हमने मोलर मास, कहाँ से, हीलियम की पोजीशन होती है 2, और हमने इसका मॉलिक्यूलर मास बोल लूँ या एटॉमिक मास बोल लूँ, 2 का जस्ट डबल, दैट इज़ हो गया 4, तो ये हो गया इसका 4 ग्राम मोलर मास। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास दैट इज़ 52 अपॉन मोलर मास जो हमने निकाला, तो 4 इंटू ये, तो ये आपका आंसर आ गया, दैट इज़ 13। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, इतना सिंपल क्वेश्चन आपका सॉल्व करवा दिया, समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसने बोला 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ He एटम्स, मतलब क्या है, इसने बोला है ये दिस नंबर ऑफ He एटम्स दे रखे हैं आपको, इतने नंबर ऑफ He एटम्स दे रखे हैं, और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला, देखो आंसर टेको, ख़त्म हो गई बात। अब इसने क्या बोला है, उसने He एटम्स बोला है, और उसने ध्यान अगर तुम लोगों ने दिया तो ये तुम लोगों को ये वाला जो नंबर है, ट्रिक देखो ध्यान से, ये तुम्हें एवोगैड्रो नंबर जैसे दिख रही है 12.044 इंटू 10⁻23, बस तो फिर वही वाला फार्मूला लगा। कौन सा वाला फार्मूला ये आ गया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा था, अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, अपन इधर से निकाल लेंगे। वेरी गुड, ये वाला फार्मूला लगा दो। कैसे लगाएंगे वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या था, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दे रखा है आपको, 12.044 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर जो कि क्या था 6.022 इंटू 10⁻23, 10⁻23 से 10⁻23 चला गया, इससे आपका आंसर आ गया 2। बोलो सिंपल लगने लगा या नहीं लगा, इतने सिंपल हो गए मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस। अगर आप कहते हो तो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, दैट इज़ लास्ट,
ठीक है ना। उसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, अश्योरेंस दे रहा हूँ इस चीज़ की। सिर्फ फार्मूला से कॉन्सेप्ट जिस तरीके से मैंने फार्मूलाज पढ़ा ना, बस वो 4 फार्मूलाज पढ़ लो और तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग 0.5 मोल। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, 0.5 मोल ऑफ N एटम्स। ये N एटम्स बोला है और इधर N2 गैस बोला है। पहली चीज़ तो ये है, डिफ्रेंशिएट कर लो। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ फटाफट से फॉर्मूला इसमें से देख लो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला लगने के बाद हम आंसर निकाल लेंगे। अच्छा एक चीज़ और समझने वाली ये है, वो ये देखो, ये आपका नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। तो इधर मैं गिवन मास अपॉन मोलर मास की जगह नंबर ऑफ़ मोल्स लिख सकता हूँ क्या? यस सर लिख सकता हूँ। तो हमारा एक फॉर्मूला और बन गया, नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। इधर भी मैं वो ही लिख सकता हूँ, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हो गया हमारा नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल इनटू एवोगाड्रो नंबर। बोलो समझ में आ गया क्या? और इधर नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह मैं गिवन मास अपॉन मोलर मास भी लिख सकता हूँ। इधर मैं नंबर, हाँ बस यही है, इसके अलावा और मैं कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो उसने क्या पूछा था, एक बार वापस उसने बोला था 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। 0.5 मोल ऑफ N2 गैस है, हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वापस चलते हैं अपन उधर। मास निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, ये मास निकालने का फॉर्मूला हो गया आपका मोलर मास इनटू नंबर ऑफ़ मोल्स कर दें। मोलर मास इनटू नंबर ऑफ़ मोल्स कर दें, हाँ तो गिवन मास आ जाएगा आपका। कहाँ दिक्कत आ रही है? कर देते हैं। देखो अब पहले लिखते हैं हम फॉर्मूला, ठीक है ना। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब अपन को क्या क्या दे रखा है? नंबर ऑफ़ मोल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स दे रखे हैं। और इसने क्या बोला है? N2 गैस, N2 गैस मतलब नाइट्रोजन, और इधर N2 दे रखा है। तो हमें गिवन मास तो पता ही नहीं है, हमें मोलर मास पता है। ध्यान से तुम देखो, N2 का मोलर मास कितना हो गया? नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आता है? 7th नंबर पे आता है। 7th का डबल 14 हो गया है, 14 हो गया है ना। तो 14 अगर हो गया है तो हम इसको कर देंगे 7 का डबल, दैट इज़ 14, एंड 2 लिखा हुआ था, 14 इंटू 2 दैट मीन्स 28 हो गया। बोलो समझ में आ गया? बहुत सिंपल। नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आता है? 7, 7 का डबल दैट इज़ 14, और ये 2 भी लिखा हुआ था, तो 7 का डबल हुआ 14, और 14 इंटू 2 भी करेंगे क्योंकि एटम 2 दे रखा था, तो ये हो गया 28। 14 2 ज़ा 28। इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया तो हम क्या कर देंगे, सिंपल नंबर ऑफ़ मोल्स कितना था? 0.5, और इसको उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 28 इज इक्वल्स टू गिवन मास, ठीक है, गिवन मास। तो ये हो गया 28 इंटू 0.5 दैट इज़ 14 ग्राम्स। गिवन मास आ गया आपका। समझ में आ गया? इतना सिंपल था और इसमें कुछ करना ही नहीं था। अगर समझ में आ गया तो मेक श्योर आप कमेंट ज़रूर करके बताना कि यस सर समझ में आया, और अगर नहीं आया तो भी कमेंट करके, आपका फ़ीडबैक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दे के जाएंगे कि यस सर समझ में आया है या नहीं आया है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ 0.5 मोल ऑफ N एटम्स। 0.5 मोल ऑफ N एटम्स का मतलब ये हो गया, वापस से सेम फार्मूला लग जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब हमें गिवन मास है नहीं, हमें गिवन मास निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, मास इज इक्वल्स टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, हमारे पास मास है नहीं, गिवन मास है नहीं, तो मोलर मास N का कितना हो गया? अब मोलर मास N2 का तो 28 था, मोलर मास N का हो गया 7 इंटू 2 दैट मीन्स 14, ठीक है ना। इधर 2 उधर लिखा हुआ था, मतलब N2 लिखा हुआ था, तो 14 फर्दर 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन 2 लिखा हुआ है ही नहीं, तो सिर्फ 14। तो मोलर मास हो गया आपका 14। पहली चीज़ तो ये,
सबको समझ में आ गई, ठीक है ना। और नंबर ऑफ़ मोल्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स दैट इज़ 0.5, तो 14 इंटू 0.5 दैट इज़ 7 ग्राम। समझ में आ गया सबको, इतना सिंपल था ये चीज़। मोलर मास में आपको देखो कभी गलती नहीं होनी चाहिए। N2 दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, N दे रखा है तो कैसे निकालेंगे। N2 था तो हमने सबसे पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक मास निकाला। नाइट्रोजन आता है 7th नंबर पे, ठीक है, 7 का जस्ट डबल होता है 14, ठीक है। और इसके नीचे 2 दे रखा था तो 14 का इंटू 2 दैट इज़ 28, और है ना N2 का हो गया 28, और N का कितना हुआ मोलर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास N का हो गया आपका, नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, 7 का डबल दैट मीन्स 14, तो ये हो गया आपका 14। इस तरीके से हमने मोल कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन कर लिए अच्छे से। अगर आपको और भी डाउट आता है तो हम इसके और भी क्वेश्चन आपको ला के दिखा देंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया और डाउट्स भी सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपने ये 45 टू 46 मिनट की क्लास में आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से कर लिया ना, तो ऑन अ सीरियस नोट आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ये 45 टू 46 मिनट की क्लास में, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ठीक है, समझ में आ गया सबको। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इंटरेस्टिंग बनाएंगे और भी आपकी सारी वीडियोस, आपके सारे लेक्चर्स। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।